हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बिजनेस स्टडीज के बाद एक दिन गुजर गया। संडे आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा और अब इस मोमेंट पर मेरा आपको जो एक सजेशन है वो ये है कि आप बेशक रिवीजन करें, बेशक कोई नया टॉपिक जो आपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा पढ़ें, मगर हर दिन एक सिंपल पेपर जरूर देखें। किसी बहुत अच्छे ऑथर्स की बुक्स या फिर आप जो सीबीएसई के सिंपल पेपर्स हैं प्लस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मार्किंग स्कीम भले ही चेंज हो जाए, मगर क्वेश्चन पेपर अगर आप पुराने भी रेफर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें अपने लेवल को कहां तक उठाना है। राइट, यू कैन सी ऑन द बोर्ड आज का जो टारगेट है, इस वीडियो का जो टारगेट है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, आप देखते जाइए, मैं आपके साथ पढ़ता हूं, आप नजर दौड़ाइएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग और नॉट ए रॉकेट साइंस, मगर ख्याल कहां रखना है? ऑफ। ये मेरा बहुत ही पेटेंट कॉपीराइट है, मजा आता है मुझे इस तरह से स्माइली बना देने में, इमोजीज बना देने में। तो ऑफ और फ्रॉम का जो जादू है, जादू इसलिए लिखा मैंने कि खास ऐसा ना हो जाए बेटा कि हम भावनाओं में बह जाएं और इसको बहुत आसान समझ के इग्नोर मार दें। ना 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 ना, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन मैन। सिलेबस को तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सीबीएसई को तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तैयारी ऐसी करके जाओ कि जो आपके साथ युद्ध लड़ने वाला है वो बहुत पावरफुल है, ऐसा मान के जाओ और प्रार्थना ऐसी करो कि विजय आपकी हो। तैयारी ऐसी करो कि विजय आपकी हो। तो तैयारी हमेशा कहते ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यस, एंड होप फॉर द बेस्ट। तो ऑफ और फ्रॉम में क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और पुराना पार्टनर अपने शेयर में से उसको शेयर दे रहा है, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी फर्म में आ रहा है मगर सी का शेयर हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, आमतौर पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सी का शेयर ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए कहा है ए सरेंडर्ड या ए सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये वाले ऑफ के जादू की बात कर रहा हूं। तो जब इस तरह से कहें कि 1/3 ऑफ, तो बेटा आपको पता है क्या करना है। ए के पास जो है 3/5, उसका 1/3। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन होता है, अरिथमेटिक्स में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से कैंसिल करेंगे तो पता लगेगा कि ए अपने शेयर में से 1/5 दे रहा है। तो मैं अगर ये कहूं तो इसको ऐसे कह सकता हूं, ए गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखिए, ऑफ को अगर आपको फ्रॉम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन में सीधा ही फ्रॉम में दिया हो, हाँ यही तो ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर सीधा ही फ्रॉम के फॉर्म में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा उसको उस पार्टनर के शेयर से माइनस करना। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू एंड ओल्ड प्लस व्हाट?
गेन इज न्यू। सो रिटायरमेंट, डेथ, ओल्ड प्लस गेन होगा तो नया बनेगा। लेकिन एडमिशन में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू। तो आपको ऐसे कहा कि बी गेव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो अब ये देखिए यहां पर फ्रॉम दिया है और यहां पर दिया था ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ। तो जहां 1/3 ऑफ है पहले मल्टीप्लाई करें, फ्रॉम में कन्वर्ट करें और जो फ्रॉम वाला आ जाए वो उसके शेयर से माइनस करें। तो न्यू रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए के लिए 3/5 माइनस 1/3। कहां से लाए 1/3, देखिए मल्टीप्लाई करके लाए, इससे न्यू रेशियो आ जाएगा। बी के लिए निकालेंगे तो 2/5 माइनस 1/10। इस तरह से कैलकुलेशन करना है। इसके आगे का तो आपको आता है, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो आज आप सीख रहे होंगे। आपको ये माइनस करना और ये सारी चीजें आती है। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 9 माइनस 5, 4/15। इधर एलसीएम होगा 10, 4 माइनस 1, 3/10। फिर क्या करेंगे बेटा, इनको इक्वल करेंगे और जितना ए और बी ने दिया है सी का शेयर उससे फाइंड कर लेंगे। सी को क्या मिला, सी को 2 जगह से दक्षिणामी, सी को 2 जगह से प्रसाद मिला। सी शेयर कैसे निकालोगे, सीज शेयर इज इक्वल टू एज सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस। ए ने 1/5 दिया, उसने 1/10 दिया, दोनों को ऐड करिए, सी का शेयर होगा 3/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें क्या हो जाएगा, ये रहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपको शुरू के 10 एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस हर बुक के देख लेना चाहिए। आपके पास जो बुक हो उस बुक में से फर्स्ट 10 इलस्ट्रेशंस ऑफ और फ्रॉम वाले केयरफुली देखें। कब मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना है, कब डायरेक्ट माइनस करना है, कैसे क्या होगा। सेकेंड नंबर पे आता है बेटा गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो इसका रोल होगा ही होगा। नया पार्टनर आएगा तो गुडविल के पैसे लाएगा नहीं लाएगा जो भी होगा, लेकिन अलग से भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज वाला या फिल इन द ब्लैंक्स वाला के स्टडी के साथ बना के दे सकते हैं, जिसमें एंट्री बनी हो, अमाउंट गायब हो, या एंट्री और अमाउंट थोड़े से गायब हो, थोड़े से गिवन हो और आपको बची हुई जगह में खाली स्थान की पूर्ति करने को आ जाए। तो उसके लिए आपको आना भी तो चाहिए, टॉपिक याद भी होना चाहिए। गुडविल में 4 कंडीशन है बेटा। एक, कैश ब्रॉट, यानी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है, जिसको आप लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हो। क्योंकि हमें गुडविल के नाम से एंट्री नहीं करना है, तो वो जो पैसा लाता है उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल PFG के नाम से जानते हैं। अगर नया पार्टनर कैश नहीं ला रहा है, नॉट ब्रॉट, ध्यान दीजिएगा, न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो आपको पता है हम उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसको अपना डेटर बनाते हैं, उसके करंट अकाउंट में डेबिट करके बाकी के कैपिटल अकाउंट्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर। बहुत मजेदार बात है, गुडविल का बंटवारा जो नया पार्टनर लाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहां निकाला, ए सरेंडर्ड 1/3 एंड ही गेव 1/10, ऐसे मत कर देना कि उसने 1/3 दिया, उसने 1/10 दिया,
तो आप न्यूमरेटर को तो ले लो और डिनोमिनेटर को गोली मारो और आप ये कहो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। ये गलत हो जाएगा। कभी भी जो फ्रैक्शंस हैं ऑफ और फ्रॉम वाले उससे रेशियो मत बनाइए, रेशियो कन्वर्ट करने के बाद ही बनाइए। जैसे इसमें आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। इसका अलग से 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए होंगे। न्यू रेशियो विल बी ए दिस मच, बी दिस मच, सी दिस मच, डी दिस मच। तो कैलकुलेट करके आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आंसर्स बड़े क्लोज वाले होंगे, कंफ्यूजिंग आंसर्स होंगे, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आंसर निकालना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट ऐसा आ सकता है, तो ये आपके बड़े क्वेश्चन को भी स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि वहां भी गुडविल का बंटवारा होना है, वहां भी कैपिटल एडजस्टमेंट होना है, वहां गलती हो सकती है। और तीसरी चीज, अलग से जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मिसिंग फिगर या जर्नल एंट्री वाला, वहां पर भी गड़बड़ कर सकते हो। मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके बाद गुडविल की कंडीशंस को पढ़ें। तो नया पार्टनर अगर गुडविल के पैसे नहीं लाता तो उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाया कि नहीं लाया, कभी ऐसा रहता है, C is admitted who brought 5 lakh rupees as capital and that's it. Goodwill of the firm valued at rupees 1,80,000. अब ये बोला ही नहीं कैश ब्रॉट है कि नॉट ब्रॉट है या काइंड में लाया है या क्या है। डिफॉल्ट अजम्पशन आपको लेना है नॉट ब्रॉट। आप क्या कंसीडर करेंगे, नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाया, और ये वाले कंडीशन में जो एंट्रीज होती है वो करेंगे, करंट अकाउंट खोलेंगे उसका और उसको बैलेंस शीट में एसेट में रखेंगे जब तक वो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, जब तक वो सेट ऑफ नहीं हो जाता। सेट ऑफ कैसे होगा, एंड ऑफ द ईयर पे जब उसका आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। वो चीजें यहां एप्लीकेबल नहीं है। कॉम्बो का मतलब है इन दोनों का मिक्सचर दे दे, और मतलब पेपर को ठीक ठाक स्टैंडर्ड का बनाने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है, C brought rupees 30,000 out of his share of 45,000 is good। समझ में आई बात? C को 45,000 रुपए लाने थे गुडविल के, मगर C उसमें से खाली 30,000 लाया, तो लाने का भी केस हो गया, 15,000 नहीं लाने का भी केस हो गया। अब ये तो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बोल दिया, C को 45,000 लाने थे, उसमें से वो 30 लाया। हो सकता है क्वेश्चन आपको इतना भी क्लियर हिंट ना दे, क्वेश्चन आपको कहे A and B are partners, 3:2 is the ratio, C coming in, A surrendered 1/3 of his share, B gives 1/10 from his share, calculate new ratio, goodwill of the firm was valued at 3 lakh, C brought 30,000 is premium for goodwill। देखिएगा, उसका शेयर आपने निकाला तो वो आया 3/10। फर्म की गुडविल अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 3/10 कितना होता है, 90,000। और 90,000 में से वो अगर 30,000 ला रहा है तो ये आपको मेकआउट करना पड़ेगा कि 60,000 वो नहीं लाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्म की गुडविल कितनी, ये लिखो अपनी कॉपी में, लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं, आप नोट करिए, यहां आप गलती करेंगे। और 3 नंबर बहुत बड़े होते हैं, 4 नंबर बहुत बड़े होते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है, पहला पॉइंट। नए पार्टनर का शेयर कितना है, दूसरा पॉइंट। उसको कितनी गुडविल लानी चाहिए अपन कैलकुलेट कर लो पहले। 3/10 के लिए 90,000 लाना चाहिए, तो ये एक टारगेट बन गया। अब देखो वो कितने ला रहा है। अगर वो 90 ला रहा है तो क्वेश्चन नॉर्मल है, 90 से कम ला रहा है तो क्वेश्चन कॉम्बो वाला है, वो बिल्कुल नहीं ला रहा है तो करंट वाला है, पूरे ला रहा है तो कैश ब्रॉट वाला है। और अगर उसकी जगह वो मशीन, फर्नीचर कुछ दे रहा है, काइंड का मतलब है गुडविल, ब्रॉट इन काइंड मीन्स इन place of cash or bank, he will give you some other asset other than cash. Understood? Building, machine, furniture, stock, debtor, कुछ भी वो गुडविल के लिए लाके दे सकता है।
इसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी अब मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि ये रिवीजन है, आपके पास लिखा हुआ सब है। अगर वो पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, समझे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा पहली एंट्री में। फिर आप क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख डालो, फिर से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखो। कभी आप सेक्रीफाइस निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू तो हो सकता है जब ओल्ड माइनस न्यू करें आप किसी भी क्वेश्चन में तो आना चाहिए सेक्रीफाइस। कभी कभी सेक्रीफाइस माइनस में आ सकता है तो वो सेक्रीफाइस नहीं, वो गेन है। और गेन करने वाले को पैसे मिलते नहीं है, गेन करने वाला कॉम्पेंसेशन देता है। तो जो गेन कर रहा है वो अपने कैपिटल में से फंड ट्रांसफर करेगा दूसरे के अकाउंट में। कैसे? 1 मिनट लगेगा, देख लीजिए। हमारे पास कोई बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है आपको पढ़ाने की, कोई इलेक्ट्रॉनिक है स्मार्ट बोर्ड। हमारे पास जो अपना ट्रेडिशनल बोर्ड है उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो दिया है आपको 3:2 और नया पार्टनर आने के बाद नया रेशियो हो गया मान लीजिए 3:5:2। तो जब आप ये AB है और ये ABC है, तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे A के लिए तो आप देखोगे A का ओल्ड है 3/5 और A का न्यू हो गया 3/10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3/10 का सेक्रीफाइस आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू तो सेक्रीफाइस ही आता भी है। लेकिन जब B का कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा? ये होगा 4 - 5 -1। क्या मतलब निकला बेटा इसका? अगर इसका सेक्रीफाइस माइनस में आया है मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा होगा, जैसे पहली एंट्री आपने बना दी कैश टू PFG, राइट? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो 3 लाख रुपए लेकर आया गुडविल के नाम से, है ना? ऐसा अपन मानते हैं कि उसका शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख है। फर्म की गुडविल के हिसाब से वो 3 लाख लाया। इसका मतलब फर्म की गुडविल कितनी हो गई भाई? अगर नया पार्टनर आ रहा है 2/10 के लिए और 2/10 के लिए अगर वो 3 लाख ला रहा है तो पूरी गुडविल कितनी होगी बेटा? 3 लाख इंटू 10/2। रेसिप्रोकल कर लेंगे, राइट? तो रेसिप्रोकल करने से 15 लाख रुपए आएगा। मतलब फर्म की गुडविल 15 लाख रही होगी। इसका भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है MCQ में, फाइंड आउट फर्म्स गुडविल। चलिए वो एक अलग बात। अब ये जब मैं बांटने जाऊंगा ये PFG 3 लाख की, तो मुझे क्या करना होगा? PFG जो मैंने क्रेडिट किया है वो डेबिट कर दूंगा 3 लाख से, और अब मैं इसको बांटूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा और एक अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है A, तो ये पूरे पैसे A को मिलेंगे। लेकिन A सिर्फ 3 लाख रुपए लेके चुप नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि भाई साहब मेरा सेक्रीफाइस तो ज्यादा है, मैंने C के फेवर में भी सेक्रीफाइस किया है और B के फेवर में भी सेक्रीफाइस किया है, तो B ने जो 1/10 गेन किया है उसका भी मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए।
तो बेटा ये कॉम्पेंसेशन कैसे निकालते पता है ना आपको? फर्म्स गुडविल इनटू शेयर गेन्ड और शेयर सैक्रिफाइस्ड, ये फॉर्मूला लगाइएगा। हमेशा जो भी लेन देन करेंगे वो किसी पार्टनर के शेयर पे मत करना, टोटल गुडविल पे करना। फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन्ड। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, 3 लाख का 110 निकाल लेते हैं, 30,000 लाख के उसको दे देंगे कि 30,000 बी देगा ए को। आंसर गलत होगा। 15 लाख है फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल 15 लाख इंटू शेयर गेन 1/10 यानी 1.5 लाख रुपए बी के कैपिटल अकाउंट से निकलेंगे और ए के अकाउंट में टोटल 4,50,000 जाएंगे, जो उसके सेक्रीफाइस को जस्टिफाई करते हैं। कैसे? क्या कहा मैंने? फर्म्स गुडविल इंटू शेयर गेन, फर्म्स गुडविल इंटू शेयर सेक्रीफाइस्ड। फर्म्स गुडविल 15 लाख। लुक एट द सेक्रीफाइस ऑफ ए इंटू 3/10 करके देखो, 4.5 लाख रुपया आता है भाई साहब। ये मिल गया उसको 4.5। अपने आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते। ये गुरु मंत्र है, ये लिख लीजिए आप। क्या होगा? फर्म्स गुडविल इंटू शेयर गेन, फर्म्स गुडविल इंटू शेयर सेक्रीफाइस। उतना पैसा सेक्रीफाइस करने वाला रिसीव करेगा और उतना ही पैसा गेन करने वाला देगा। क्लियर? अनड्यू मनी किसी को नहीं देना, ना ज्यादा ना कम। तो गुडविल में अब इसके बाद क्या है? कैश फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ड्यू प्रपोर्शन। नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाता है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस तरह से ट्रांसफर करते हैं। एक बार ये उनके कैपिटल में ट्रांसफर हो गया तो ये उनकी कैपिटल का हिस्सा बन गया, जिसको मिला। जैसे ए का कैपिटल 4.5 लाख से बढ़ गया, तो ए हैज अ राइट टू विड्रॉ दिस मनी बिकॉज उसकी कैपिटल तो ऑलरेडी सफिशिएंट थी फर्म। अब अगर ए चाहे तो फर्म से बात करके इसको विड्रॉ कर सकता है। तो अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कैश फॉर गुडविल वॉज विड्रॉन। नहीं विड्रॉ करेगा तो लिखा हुआ मिलेगा कैश फॉर गुडविल रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर रिटेन्ड इन बिजनेस है तो इसका मतलब विड्रॉ नहीं हो रहा है, फिर आगे एंट्री नहीं बना। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि विड्रॉ किया तो ही विड्रॉल की एंट्री बनाना है, अन्यथा आपको डिफॉल्ट में मानना है कि वो विड्रॉ नहीं हुए। समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा रिवाइंड करके सुनना। विड्रॉ करेंगे तो दिया होगा क्वेश्चन में तो ही विड्रॉल की एंट्री बनाना, मन से मत बनाना। राइट? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ए चाहे तो मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जो उसके अकाउंट में पीएफजी के आए हैं वो ले जा सकता है घर, या तो पूरे या उसका कोई पार्ट। क्वेश्चन में बताया रहेगा फुल विड्रॉन, 50% विड्रॉन, 80% विड्रॉन, नॉट विड्रॉन। बस में एक बात ध्यान रखना, बोला हो तो ही एंट्री करना, नहीं तो मत करना। द सम इज टू रिमेन इन बिजनेस। बच्चे बहुत सी बार पूछते हैं कि सर ये लाइन का मतलब क्या है? दिस सम इज टू रिमेन इन बिजनेस। तो रिमेन इन बिजनेस का मतलब है वो बिजनेस में रहेगी, बाहर नहीं जा रही, आउटफ्लो नहीं हो रहा कैश का। लेकिन विड्रॉ होगा तो करेगा, फिर ये एंट्री बनेगी और उसका कैपिटल 4.5 लाख से कम भी होगा। बच्चे पूछते हैं ऐसा लिखा है सर कि प्रीमियम फॉर गुडविल वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ड्यू प्रपोर्शन। तो विच प्रपोर्शन? अरे यहां कोई प्रपोर्शन नहीं, जो भी प्रपोर्शन लगाना था ना बेटा तुमने यहां लगा दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, वो रेशियो यहां लगाना था। अब जिसके अकाउंट में जितने पैसे आए हैं मैक्सिमम उतने वो विड्रॉ कर सकता है। जैसे एक अकाउंट में 4.5 लाख आए, पूरे 4.5 विड्रॉ कर सकता है ना? तो इसके ऊपर भी 5 से 10 प्यारे प्यारे इलस्ट्रेशंस हैं और मैं इस समय बच्चों को यही एडवाइस देता हूं
कि आप किसी भी किताब से करें, एग्जाम्पल्स करें, सॉल्व क्वेश्चंस करें, अनसॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास अब कोई टीचर के पास इतना टाइम ना हो कि वो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस को चेक करके आपको बताए। तो बेटा अनसॉल्व करो, जरूर करो, व्हाट्सएप पे आंसर भेज के चेक करवा लो, लेकिन जहां तक हो इलस्ट्रेशंस मैक्सिमम देखो, क्योंकि इलस्ट्रेशन में जो ऑथर होता है ना, वो एंट्री भी लिखता है, नरेशन भी लिखता है, रेशो कैसे कैलकुलेट किया उसका भी वर्किंग नोट देता है, कोई हिंट हो तो वो भी लिखता है, कोई रूल अप्लाई हो रहा हो तो वो भी लिखता है, ट्यूटोरियल नोट्स होते हैं उसमें, है ना। चलिए, तो अगर वो पैसे ला रहा है तो ये एंट्री होगी, पैसे नहीं ला रहा है तो हो जाएगा C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करंट अकाउंट बोलेंगे उसका, कैश टू पीएफजी नहीं लिख सकते, पीएफजी तभी लिखेंगे जब वो कैश ला रहा है या इन काइंड ला रहा है, अदरवाइज करंट अकाउंट खुलेगा, है ना। मैं आपको वो गुडविल रेस करके राइट ऑफ करने वाली चीज में अभी नहीं डालना चाहता, लास्ट में आखिरी वीडियो में वो जरूर बताऊंगा आपको, ताकि आपको चलते चलते बस वो याद रख के आगे बढ़ना है। तो पैसा नहीं लाए तो उस पार्टनर का करंट अकाउंट खोल लीजिए। यानी मैं अगर यहीं पर एग्जांपल ले लूं कि सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर गुडविल, तो मैं फर्स्ट एंट्री जो बना रहा हूं उसमें कैश टू पीएफजी की जगह लिखूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक अकाउंट में पूरे 3 लाख रुपए डाल दूंगा मैं। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है, अगर बी ने गेन किया है तो गेन करने वाले को कभी बख्शना मत, कॉम्पनसेशन लिए बिना छोड़ना मत। तो साथ में बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये चेंज इन पीएसआर में भी आपने पढ़ा है, बी भी कॉम्पनसेट करेगा ए को, सी ने तो किया ही किया। कंपाउंड एंट्री बनाओगे तो ऐसी बन जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 4,50,000। बी सी दोनों डेबिट होंगे, ए क्रेडिट होगा, ये नॉट ब्रॉट में होगा। कॉम्बो में क्या होगा, थोड़े पैसे ला रहा है, थोड़े पैसे नहीं ला रहा, तो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट भी डेबिट करना है। मान लीजिए उसको 3 लाख लाने हैं, 3 लाख में से वो 180 ला रहा है तो कैश अकाउंट 180 से डेबिट होगा। सीज करंट अकाउंट 120 से डेबिट होगा, क्योंकि इतना कम बढ़ा। टू पीएफजी लिख लीजिए, या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर वो 180 ला रहा है तो पहले ऐसे कर लो, कैश टू पीएफजी 180, उसे लाने दो चेन से पैसे, बीच में अपना दिमाग मत घुसाओ। अब जब बांटने का वक्त आए तो देखो पीएफजी कितनी है, पीएफजी 180 है, कितना कम पड़ा उतना सी से ले लो, राइट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को 3 लाख दे दो क्योंकि ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। और फिर से वही बात, जिसने गेन किया वो छूटेगा नहीं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, है ना। गुडविल अपने आप में बेटा इसमें बड़ा टॉपिक है, 10-15 इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ना, क्योंकि अब 4 दिन आपको सिवाय अकाउंटेंसी के क्या पढ़ना है। बीच में अगर किसी बच्चे का कोई दूसरा पेपर है तो मैं मानता हूं कि उसको वो पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन बाकी लोग अब अकाउंट्स के सिवा क्या करोगे, 31 मार्च के बाद तो फ्री हो जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो झोंक दो अपने आप को, कोई भी कसर बाकी ना रह जाए। अगर गुडविल काइंड में लेके आता है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, तो इन काइंड में क्या करना, जो एसेट ला रहा है गुडविल के लिए
उस एसेट को डेबिट कर लेना। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर क्या ला रहा है वो देख लेना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसमें हो सकता है उसके कैपिटल के भी पैसे हों तो टू कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को वैसे ही बांटना है जैसे अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बाकी के केसेस में बांटते हैं। यहां एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडन गुडविल नाम की एक चीज है, और मेरा दिल कहता है, क्या कहता है मेरा दिल? मेरा दिल कहता है हिडन गुडविल का एमसीक्यू तो जरूर 1 मार्क का आ सकता है। और हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या प्यारे बच्चों आपको? वेरी गुड, लिखा होगा आप लोगों के पास, निकाल लीजिए उसको, देख लीजिए। हिडन गुडविल ऑल्सो नोन एज इन्फर्ड गुडविल, राइट, लेगेसी, विरासत में मिली हुई गुडविल, हिडन गुडविल, इन्फर्ड गुडविल, गुडविल हाइडिंग इन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, नॉट डिस्क्लोज्ड ओपनली, इन्फर्ड। फॉर्मूला मैं बच्चों को बोलता हूं, हिडन गुडविल का फॉर्मूला मतलब ऐसे 2 ब्रैकेट्स बना लो, और इस दोनों ब्रैकेट्स का जो माइनस है, ब्रैकेट नंबर 1 माइनस ब्रैकेट नंबर 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ब्रैकेट नंबर 1 में क्या आता है? ब्रैकेट नंबर 1 में आता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म on the basis of new partners share and capital। क्या मतलब इसका? बहुत आसान मतलब है। ए बी पार्टनर्स 3:2 रेशियो, सी आ रहा है, आपने कैलकुलेट किया था, सी का शेयर 3/10 आ रहा है, सी 3/10 के लिए आ रहा है। 3/10 के लिए सी का कैपिटल है 1,80,000, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये सी का कैपिटल है, सी को इस कैपिटल के बदले में इतना शेयर मिल रहा है, तो अपन इसको इक्वेट करते हैं। 310 इज 180, सो हाउ मच इज 1, रेसिप्रोकल करेंगे, 180 to 10/3, यानी 6 लाख रुपया आएगा फर्म का कैपिटल, जो है इस फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। आसान है कि नहीं? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनरशिप माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स है, ध्यान रखना, ए बी सी तीनों का लेना है इसमें कैपिटल। ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, गुडविल को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट, रिवेल का प्रॉफिट लॉस बांट दो, जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो जो पिछले वीडियो में 7 हेडिंग जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं, उन सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो कैपिटल आएगी सारे पार्टनर्स की, देखो क्या चीज है, तो टोटल लेना है, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल लेना है और एडजस्टेड लेना है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो हिडन गुडविल है। मान लीजिए इसका आंसर आता है 5,20,000, तो 6 में से 5 20, यानी ये फर्म की गुडविल आएगी। हिडन गुडविल इज फर्म्स गुडविल, किसी अकेले पार्टनर का शेयर नहीं आता है। इसमें से आपको सी का शेयर निकालना है, तो इंटू 3/10 कर दीजिएगा, सी का शेयर 24,000। फॉर्मूला आपके सामने दोहरा रहा हूं मैं। ब्रैकेट नंबर 1, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये 2 ब्रैकेट हिडन गुडविल आपको मिलेगी। एमसीक्यू में अगर आया ना
तो दो बड़े क्लोज आंसर्स देंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ऑल की जगह वो सिर्फ ए और बी का ही कैपिटल यहाँ लेते हैं, एडजस्टेड वाला, सी की कैपिटल को जोड़ना भूल जाते हैं। तो एग्जैक्टली सी की कैपिटल जितनी होगी उतना ज्यादा आपका गुडविल आएगा। और ये भी एक ऑप्शन होगा एबीसीडी में से, और वो पहले ही नंबर पे होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अगर 4 भी बच्चे ऐसी गलती करते हैं तो उनको खटाक से जो ए आंसर दिखेगा उनका भी वही आएगा, ए में भी वही दिख रहा है, फटाक से टिक लगा देंगे, सोचेंगे। सावधानी की बात है भाई, ध्यान रखने की बात है। ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस, गुडविल की अलग अलग कंडीशंस, हिडन गुडविल का ये रूल। फिर बात आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में बेटा सब सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज इन नेचर ए नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना आपके कोर्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो अकाउंट है सारे नॉमिनल है। ऐसा कोई भी अकाउंट जिसका कि आंसर प्रॉफिट लॉस आता है वो नॉमिनल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट इन नेचर। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें डेटर या क्रेडिटर नजर आता है पर्सनल अकाउंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, विच मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल, नेचर ऑफ पर्सनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। तो ये भी छोटी छोटी चीजें याद रखने की हैं जो मेरे दिमाग में आते जा रही है, वो आपको मैं बता रहा हूं। दीज आर द एरियाज, दीज आर द की फैक्टर्स। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाले एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब क्या, जो स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में लिख के हमने दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में, वो अपनी वैल्यू से 10% कम है, यानी वो 90% के बराबर है। बेटा 100/90 कर देना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंस ले लेना, रिवेल में आ जाएगा। वो अंडर वैल्यू था तो बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट पे आएगा। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड, अपने को नॉर्मल वैल्यू निकालने में आपको 5 मिनट, अरे 5 मिनट तो बहुत है देशपांडे सर, 1 मार्क के लिए 5 मिनट, 5 सेकंड बोलना था मुझे। 5 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे आंसर पे। आप क्या करें, जो बुक वैल्यू आपको दी है वो लिख लें, आप इंटू 100 कर दें, क्योंकि 100 होता है नॉर्मल वैल्यू। फेयर वैल्यू किसी भी चीज का 100% होता है, उससे कम है तो अंडर वैल्यूड है, उससे ज्यादा है तो ओवर वैल्यू। अपॉन में आप क्या कर ले, 100 प्लस माइनस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड परसेंट। जैसे मैंने क्या कहा, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,80,000, बुक वैल्यू ये दी है बैलेंस शीट के अंदर 180 दिया है। फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो मैं क्या कर रहा हूं, 100 अपॉन अंडर वैल्यूड है तो 100 माइनस 10 कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 180 इंटू 100/90। इससे क्या आएगा, 2 लाख रुपए। ये क्या आया, ये आ गई उसकी रियल वैल्यू, मतलब जो मुझे नई वाली बैलेंस शीट में दिखानी। तो मैंने बुक्स में 180 दिखाया, जबकि उसकी वैल्यू 2 लाख है, तो 20,000 से अपग्रेड हो गया। 20,000 को ले जाके मैं रिवेल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। ऐसे अगर ओवर वैल्यूड होगा तो यहां माइनस की जगह प्लस कर देना। जो आंसर आएगा वो उसकी फेयर वैल्यू आएगी, बुक बैलेंस शीट में जाएगी। अंडर वैल्यूड वाला क्रेडिट हो जाएगा, ओवर वैल्यूड वाला से डेबिट हो जाएगा। अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स, अनक्लेम्ड का मतलब है क्रेडिटर पैसे लेने नहीं आ रहा है। माई क्रेडिटर इज नो लॉन्गर वैलिड, he is expired or he is run away or he is absconding, he is missing, नहीं आ रहा पैसे लेने। It is decided to write off such creditors। फायदा हो गया यार तुम्हारा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, रिवेल में क्रेडिट करो, रिवेल का फंडा ही है। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डेबिट,
इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, लॉसेस हो तो डेबिट करना है, गेन हो तो क्रेडिट करना है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी एडजस्टमेंट होते हैं जिनका रिवेल में कुछ नहीं होता, एसेट लायबिलिटी साइमल्टेनियसली बढ़ती है कम होती है, या एक एसेट बढ़ रही दूसरी उतने रुपए से कम हो रही, जैसे किसी डेटर का चेक बाउंस हो गया। तो अगर किसी डेटर का चेक बाउंस हुआ है तो कोई लॉस थोड़ी हुआ आपको, वो इंसॉल्वेंट थोड़ी हो गया। चेक बाउंस होना मतलब डेटर बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, दोनों बैलेंस शीट की चीजें हैं। तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जिनके बैलेंस शीट में ही कॉम्पनसेशन हो जाएगा, नलिफाइंग इफेक्ट। एक एसेट बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, या एक एसेट बढ़ेगा उतनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट ₹50,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो भाई फर्नीचर भी बढ़ जाएगा, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, रिवेल में कुछ नहीं आएगा। रिवेल में तब ही आता है जब किसी सौदे में, किसी ट्रांजैक्शन में, किसी व्यवहार में कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कोई डिस्काउंट है, कुछ लॉस है, कुछ गेन है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ध्यान रखें, WCR IFR में वही रूल लगेगा जो चेंज इन PSR में हमने डिस्कस किया था। अगर ऑलरेडी बैलेंस है और कुछ कॉम्पनसेशन पेबल है वर्कर्स को, तो वो कॉम्पनसेशन लायबिलिटी में चला जाएगा, और दोनों का डिफरेंस अगर बच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो रिवेल में डेबिट हो जाएगा। सेम IFR में करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सावधान रहना, कैपिटल एडजस्टमेंट दो हैं, नया पार्टनर एज बेस, पुराना पार्टनर एज बेस। नया पार्टनर अगर बेस है तो कुछ भी नहीं करना, नए पार्टनर की कैपिटल से पहले फर्म की कैपिटल निकाल लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेना। मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट इज द लास्ट थिंग टू बी डन इन द क्वेश्चन। बच्चे उसी को देख के अपना ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा लेते हैं, अरे यार कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, मुझे तो ये आता ही नहीं है, कैसे करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं। अरे भाई तू छोड़, 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, तू सारी एंट्री तो कर। अगर तू बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी करके आएगा ना, तेरे को 4 मिलेंगे कम से कम। पूरे 6 मार्क थोड़ी कैपिटल एडजस्टमेंट के। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इज द लास्ट थिंग टू बी डन इन द क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन खत्म कर रहे हो, इस तरह से ABC का आप अकाउंट बना रहे हैं, आप आराम से सारी चीजें कर लें। जब यहां पहुंच जाएं कि A और B का इतना बैलेंस है और C का इतना है, C 310 के लिए कैपिटल लाया 180, ये है कौन सा वाला, न्यू पार्टनर एज अ बेस। अभी हमने हिडन गुडविल में भी लगाया, तो अगर 180 है 310 के लिए, तो 1 के लिए हमने कितना निकाला था, 1 इज इक्वल टू 180 इंटू 10/3, 6 लाख आपने आंसर निकाला था। तो बेटा ये जो 6 लाख आया ना, ये फर्म की कैपिटल आ गई, जो ABC तीनों को मिलके मेंटेन करनी है। तो ये यहां पर मुझे चाहिए। अब अगर किसी के अकाउंट में कम है तो वो पैसे लाएगा, और किसी के अकाउंट में ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो टू कैश की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा, बाय कैश की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा। ये करंट अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में सेम साइड पे टपक जाएंगे। इधर आने वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी में उतरता है, इधर आने वाला करंट अकाउंट एसेट में उतरता है, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। सो एडजस्टमेंट में हैव टू बी डन either by bringing cash or by opening current account of concerned partner। उसके लिए करना यही है, पहले नए पार्टनर की बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, वो मेंटेन करनी है, ऑलरेडी जितनी है उससे कंपेयर कर लो, कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। कम से कम 2 सॉल्व करे हुए सवाल अच्छे किसी ऑथर की बुक के देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरे पास अगर टाइम मिला तो मैं किसी कॉमन बुक को, जैसे अपने जो रिस्पेक्टेड गरेवाल जी हैं उनकी बुक को लेके, या गोयल सर की बुक को लेके, मैं खुद आपको इलस्ट्रेशन नंबर या अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर बता के सॉल्व करके दिखा दूंगा। आप मेरे साथ साथ एक बार उसको दोहरा लेना। दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है ओल्ड पार्टनर्स एज अ बेस। ओल्ड पार्टनर एज अ बेस का मतलब ये होता है कि पुराने पार्टनर्स को आधार लेके नए पार्टनर की कैपिटल निकालना है। तो आपको नए पार्टनर के लिए कभी भी उसकी कैपिटल गिवन नहीं होगी, ये सबसे बड़ी हिंट है। सी के कॉलम में लिखने वाली कैपिटल आपको नहीं दी जाएगी। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
She will bring sufficient capital to get 3/10 share. She brought necessary amount as capital. अमाउंट नहीं बता रहे, एडजेक्टिव लिख रहे हैं उसकी जगह. सफिशिएंट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, नेसेसरी अमाउंट. अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, ए और बी के कैपिटल को क्लब करेंगे और एक छोटी सी इक्वेशन बनाएंगे. क्या इक्वेशन बनाएंगे भाई साहब? मान लीजिए ए के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 3 लाख, बी के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 1,50,000. तो आप ए और बी की कैपिटल को प्लस कर लीजिए. अब ये 4.5 लाख रुपए इनकी कंबाइंड कैपिटल है, यानी मिला जुला के सारे एडजस्टमेंट्स के बाद रिवेल का लॉस प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं सब डालने के बाद ए और बी के अकाउंट में 4.5 लाख का बैलेंस है और ए और बी का मिला के शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी अगर 3/10 के लिए आ रहा है तो 1 माइनस 3/10 होता है 7/10. इसके बदले में इनको शेयर मिल रहा है 7/10. तो हम क्या करेंगे, 7/10 के लिए अगर इन दोनों की कैपिटल 450 है, राइट, तो 3/10 के लिए उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे हो जाएगा, 450 इंटू 10/7 इंटू 3/10. ये कैंसिल हो जाएंगे और आप इसको सॉल्व करके 13,50,000 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे. सी का कैपिटल का आंसर है. तो ए और बी को बेस लीजिए, उनकी कैपिटल जोड़िए, उनका कंबाइंड शेयर निकालिए और इक्वेट कर दीजिए. 1 माइनस 7/10 इज 3/10. तो 3/10 के लिए 4.5 लाख, 1 माइनस 3/10 इज 7/10. 7/10 के लिए इनका कंबाइंड इन्वेस्टमेंट. तो अपने को 2 चीजें चाहिए, दोनों का कंबाइंड शेयर, दोनों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट. इसके ऊपर भी 2 इलस्ट्रेशंस देखिए.